शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि बंगाल का कैसे अधिग्रहण हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे मैसूर का अधिग्रहण कैसे हुआ। तो मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था, जो उस समय चीका कृष्णराज थे, वाडियार वंश के शासक। उसके बाद नंदराज आए। उसके बाद 1761 में हैदर अली मैसूर पर कब्जा कर लेते हैं, वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। हैदर अली अपने सैनिकों को यूरोपियन मॉडल पर प्रशिक्षित करता है, साथ ही आधुनिक सैन्य वस्तुओं के भी उत्पादन की व्यवस्था करता है तथा पॉलीगारों की भी शक्ति को छीनकर मैसूर को एक ताकतवर राज्य बना देता है। पॉलीगार कौन थे? पॉलीगार जमींदार की तरह थे, जो जिनके पास जमीन और सेना दोनों होती थी। तो सबसे पहला आंगल मैसूर वार, आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच होता है। कारण क्या था? अंग्रेजों को मैसूर से खतरा महसूस होना। इतने आधुनिक तर्ज पर हैदर अली अपनी सेना को और साम्राज्य को संगठित कर रहे थे कि अंग्रेजों को लग रहा था कि मेरा सबसे प्रबल शत्रु अगर कोई है तो वो मैसूर है। इस कारण से अंग्रेज जो है मैसूर पर हमला कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज हार जाते हैं। और उन दोनों के बीच, अंग्रेज और मैसूर के बीच जो है मद्रास की संधि होती है, जिसमें एक शर्त रखा जाता है कि मैसूर को जब भी ज़रूरत होगी अंग्रेज सहायता करेंगे। अगर मैसूर को युद्ध वगैरह कर रहा है तो अंग्रेजों को आकर के उसकी सहायता करनी होगी। ये मद्रास संधि की शर्त थी। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। इसमें क्या था कि मद्रास की संधि का उल्लंघन होता है। मेन कारण जो था क्या होता है कि मराठा जो थे वो मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, और मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज को मैसूर की सहायता करनी थी, लेकिन वो नहीं करते हैं। इस कारण से अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। साथ ही साथ ब्रिटिश जो है माहे क्षेत्र पर आक्रमण करता है, और माहे क्षेत्र फ्रांस के पास था, और फ्रांस मैसूर एक थे। इस कारण से ब्रिटिश के खिलाफ फ्रांस और मैसूर आ जाते हैं। साथ ही साथ निजाम मैसूर का दोस्त था, तो अंग्रेज अकेला पड़ जाता है। निजाम, फ्रांसिस और हैदर अली अर्थात मैसूर, ये तीनों मिलकर के अंग्रेज को हरा देते हैं, और इन दोनों के बीच मंगलोर की संधि होती है। यहाँ कुछ बात ध्यान रखने की है कि 1882 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन 1780 के दशक में सबसे बड़ा बात था, अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ। तो एक उपनिवेशवाद उसके हाथ से निकल गया, अंग्रेजों के हाथ से, अमेरिका। और दूसरा, भारत बहुत बड़ा साम्राज्यवादी देश था। तो यहाँ भी भारत में फ्रांस, मैसूर और निजाम तीनों एक साथ थे। इस कारण से अंग्रेज को लग रहा था कहीं भारत भी हाथ से ना निकल जाए। तो 1780 का दशक जो था वो अंग्रेजों के लिए बहुत ही कठिन घड़ी थी। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि 1782 के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठते हैं। वो भी अपने पिता की तरह दूरदृष्टि रखने वाले इंसान थे, इसलिए वो न्यू कैलेंडर जारी करते हैं, क्वाइंस, वेट एंड मेजर्स, ये सब की शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स में सुधार करते हैं, जागीर व्यवस्था को खत्म कर देता है, आर्मी को ब्रिटिश की तरह तैयार करता है, ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में करता है। साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए श्रृंगेरी मंदिर को दान व माँ शारदा की मूर्ति भी स्थापित करते हैं। ठीक है। अब टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांसीसियों के काफ़ी नज़दीक थे। वहाँ की एक क्रांतिकारी दल था जैकोबियन क्लब, उसके मेंबर थे टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब क्या था कि जैकोबियन क्लब जो है हिंसा से वह तुरंत व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखता था, और उसके मेंबर थे टीपू सुल्तान। अतः अंग्रेजों को टीपू से सर्वाधिक खतरा महसूस होता है, क्योंकि टीपू भी आधुनिक सोच का मालिक होने के साथ साथ एक शेरदिल योद्धा भी थे। टीपू के दो कथन प्रचलित थे। पहला कथन, आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति की आधारशिला है,
और दूसरा, भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की तरह 1 दिन जीना। अतः इसलिए अंग्रेज जो है टीपू को भारत में अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और इसी वजह से तीसरा युद्ध होता है। तीसरा आंगल मैसूर युद्ध 1792 से 1790 से 1792 के बीच होता है। यहाँ अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मैसूर के मित्र निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और मराठे तो मैसूर के शत्रु थे ही। अतः अंग्रेज, निजाम व मराठा की टिकरी तीनों मिल करके टीपू को युद्ध में हरा देते हैं और टीपू के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके तहत टीपू से एक बड़ी राशि युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए ली जाती है। लगभग मैसूर की आधा भाग निजाम, अंग्रेज व मराठा आपस में बांट लेते हैं और भविष्य में टीपू कोई दुस्साहस न कर सके इसलिए उसके 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखते हैं। इन्हीं सब कारणों से कॉर्नवालिस कहता था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया। उसके बाद चौथा आंगल मैसूर युद्ध होता है। यह 1799 में होता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। और वेलेस्ली भी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत जाना जाता था। इसका भी कहना था कि अंग्रेजों को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाएंगे। अब बिना सबको हराए हुए तो ये संभव था नहीं। तो इसी कारण से ये जो है पहले से ही कमजोर टीपू पर यह आरोप लगाकर कि वह फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, उस पर आक्रमण कर देता है, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का अध्याय देखेंगे।